नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा योग बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है चित्रक हरित की अवलेह। चित्रक हरित की अवलेह जो है ना, ये बहुत ही अच्छा उपयोगी, अभी वसंत ऋतु में जिनको श्वास कास प्रतिशय ऐसी बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है। और यह अवलेह फॉर्म में है, तो इसका ना बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग जो रहते हैं ना, वो आयुर्वेद का दवाई जो रहता है, कुछ लोग को चूर्ण रूप में लेने के लिए इजी जाता है, कुछ लोग को वटी के रूप में अच्छा जाता है, किसी को ना अवलेह के रूप में अच्छा लगता है, क्योंकि अवलेह का फॉर्मेशन ऐसा बनाया ही गया है कि उसको चाट के लिया जाता है। तो यह चित्रक हरित की अवलेह जो है ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवलेह बताया है, जो श्वास कास प्रतिशय, मंदाग्नि और जिसको अर्श रोग है, उन सब के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ना चित्रक का गुणधर्म देखते हैं, फिर उसके बाद में चित्रक हृतकी पे जाएंगे। तो चित्रक के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि चित्रक कटुका पाके वहनीकृत पाचनो लघु रुक्षोष्णो ग्रहणी कुष्ठ शोथार्ष कृमिका सनुत वात श्लेष्मरोग्राही वातार्ष श्लेष्म पित्त हृत। इसका मतलब यह है कि चित्रक जो है वह कटु रस का है, तो कटु कटु उष्ण मतलब कटु रस का है, कटु विपाक का है और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है। तो यह ना कटु रस होने से, कटु विपाक होने की वजह से और उष्ण वीर्यात्मक होने की वजह से कफ दोष पे बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी श्वास कास व्याधि आप लोग को पता है, वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में श्वास कास की बीमारियां हो रही हैं, प्रतिशय की बीमारियां हो रही है। इसी को मॉडर्न में हम लोग देखेंगे तो क्रॉनिक रेनाइटिस हो रहा है, फिर साइनोसाइटिस हो रहा है, फिर स्नीजिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला हुआ है। तो कोरोना में ऐसा है कि प्राणवत स्रोतस की व्याधि है और इसमें सन्निपात का ज्वर आ रहा है। तो ये ऐसे कंडीशन में अगर ये चित्रक हरित की अवलेह का प्रयोग कर दिया जाए एज ए प्रिवेंशन, मतलब अभी क्या हो रहा है ना कि लोग ना ठंडा पानी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं नॉर्मल अवस्था में, मतलब उनको कोरोना नहीं भी है तो लोग को मालूम नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो दही खा के फिर दिन में सो जाना, लॉकडाउन का पीरियड है तो सो जाओ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कफ दोष ज्यादा प्रकोपित हो रहा है, दीवार स्वाप करने की वजह से, फिर अव्यायाम करने की वजह से। आज से सुखम स्वप्न सुखम, मतलब दिन भर सोते रहना, बहुत सारा मठाइयाँ खाना, बहुत सारे टेस्टी टेस्टी चीजें खा के और सो जाना, यह सबसे कफ दोष की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। कफ दोष की वृद्धि होने की वजह से सर्दी खांसी शिरो गौरव, फिर क्या हो रहा है कि बहुत हैवीनेस लग रहा है सिर में, फिर उसके बाद में कफ के सारी बीमारियां हो रही है। तो कोरोना ना हो जाए उसके लिए कुछ प्रिवेंशन के लिए चाहिए, या कोरोना हो गया तो उसमें कुछ चाहिए, या कोरोना के बाद पोस्ट कोविड कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें अपने को बचाव करने के लिए चित्र खरीद के अवलेखा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो एक कफ शामक है। दूसरा क्या है कि प्राणवत स्त्रोतस में इसका कार्य क्या होता है, तो कफग्न होता है, कंठे होता है, मतलब गले के लिए बहुत अच्छा होता है, कफ का शमन करता है। फिर जीर्ण प्रतिशय, मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक रिनाइटिस रहा, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये जितने भी प्रॉब्लम रहते हैं ना जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है कफ की वजह से, और फिर अस्थमा की बीमारी रहती है, श्वास, तमक श्वास जिसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, वह सब में चित्रक का उपयोग ना बहुत अच्छा रहता है। और कास में भी हर तरह का जो ड्राई कफ है, उसके बाद में जो सूखी खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, या बलगम मतलब जिसमें बहुत आर्द्र खांसी आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, वह सब में चित्रक हरित की अवलेह का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। दूसरा और भी इसका उपयोग रहता है कि कटु तिक्त और तीक्ष्ण होने की वजह से दीपन कार्य करता है, अग्नि को बढ़ा देता है। और फिर इसी तरह से कृमिघ्न भी है, कृमि को भी नष्ट करता है, क्योंकि ना चित्रक का सेवन करते हैं तो कृमि जो रहते हैं वो मर जाते हैं। इसका स्पेशल क्वालिटी है, यह पित्त का सारक है। ज़्यादा मात्रा में लिया तो चित्रक से पित्त का प्रकोप भी हो सकता है, कम मात्रा में अगर इसका लिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अग्निमंद में, अजीर्ण में, उदर शूल में, विबंध में, फिर यकृत विकार, ग्रहणी रोग में, कफज ग्रहणी स्पेशली, फिर अर्श रोग जो शुष्क अर्श है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है। शुष्क अर्श में वात कफात्मक अगर रहे अर्श, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है। चित्रक से आमाशय का जो श्लेष्मल कला जो रहती है, उसमें जो क्लेदक कफ की संचिति विकृत रूप से हो गई है, तो वह न पूरी तरह से अगर अवरोध है तो वह ठीक कर देता है। तो यह मधुर अवस्था पाक को भी ठीक कर देता है। उसी तरह से यह न रक्तगामी है, रक्त वह स्त्रोतस पे काम करता है, लेकिन पित्त का प्रकोपक है। और दूसरा क्या है कि शोथग्न है, शोथ की संप्राप्ति को भंग करता है। तो आप लोग शोथ रोगाधिकार में देखेंगे तो चित्रक का उपयोग बताया है, चरक संहिता में भी चित्रक, शुंठी, इन सब द्रव्यों का उपयोग बताया है। तो इसका उपयोग शोथ रोग में होता है, और फिर यकृत प्लीहा के रोगों में होता है। प्रजनन स्थान में देखेंगे तो ये गर्भ का स्त्राव अच्छे से करता है, मतलब मेंसेस अगर रुका हुआ है अवरोधात्मक संप्राप्ति की होने की वजह से, अमेनोरिया है, तो वह अच्छा से कर देता है। यहाँ पर अवरोध होना जरूरी है तभी इसको देना है।
अवरोध नहीं है और रक्त प्रदर है, तो इसको देने से और बढ़ जाएगा पित्त का प्रकोप होने से। फिर ये जनेंद्रिय को ना उत्तेजन देके वाजीकरण कार्य करता है। और रजो दोष जो रहे, जैसे ग्रंथि रज आ रहा है, जिस तरह से कफजा योनि श्लेष्मला योनि व्यापत रहती है, फिर विप्लुता योनि व्यापत, उपप्लुता योनि व्यापत, इन सब में जो कफ वाले हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उन सब में चित्रक का प्रयोग करना चाहिए। जो कफ के विकार हैं उसमें करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। त्वचा में इसका ये फायदा होता है कि ये स्वेदजनक है, त्वचा विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा पसीना लाता है, स्वेदवस स्रोतस को ये खोल देता है, तो बहुत ज़्यादा चित्रक का सेवन करने से पसीना आने लगता है। फिर जीर्ण ज्वर में, जो क्रॉनिक फीवर है, जो बहुत दिन दिन तक ज्वर रह रहा है, उसमें भी चित्रक का चूर्ण दे दिया, उसमें फायदा करता है। विषम ज्वर में अच्छा काम करता है, यकृत की क्रिया अच्छा कर देता है, पचन क्रिया अच्छा करता है, अर्श की बीमारी को ठीक करता है। तो इसी का चित्रक का चित्रकादि गुटिका आता है, चित्रक हरितकी आता है, चित्रक घृत आता है, चित्रकादि चूर्ण आता है, और त्रिमद जो रहता है, चित्रक वैविडंग और मुस्ता, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अब ना हम लोग ना मेन चित्रक हरितकी जो आज का योग है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि चित्रक हरितकी के बारे में नासा रोगाधिकार। अब ये देखिए भैषज रत्नावली में नासा रोगाधिकार क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं जिनको डीएनएस रहता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो उनको ना हर समय प्रतिशाय होते रहता है, या क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, या फिर क्या रहता है एक्यूट या क्रॉनिक, मतलब प्रतिशाय होगा या पीनस होगा, पीनस में मासव स्त्रोतस की भी दृष्टि हो जाती है। तो वो ना कुछ लोग ना सुबह उठते हैं तो उनको ना 20-30 छींके आती ही आती हैं, और उनका हेतु हम लोग देखते हैं तो वो अत्यंबुपान, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं ना वो क्या बोलते हैं कि आपको किडनी स्टोन ना हो जाए, आपका पेट साफ हो, कॉन्स्टिपेशन ना रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। वो लोग बोलते हैं कि 10 से 12 लीटर कम से कम पानी पीजिए, और जितना पानी पियेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जबकि उनका ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि अग्नि मतलब जो भी चीज़ है ना वो अग्नि की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। पानी भी पी रहे हैं तो वो भी पचन करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। तो ज़्यादा पानी पीना यह स्नीजिंग का मतलब प्रतिशय का एक हेतु मिलता है। अत्यंबुपान, शिताम्बुपान, या फिर ना ओस पड़ना, मतलब बाहर छत पे सो रहे हैं लोग और ओस पड़ रहा है, ठंडी लग रही है, उसके वजह से भी ये कफ का प्रकोप हो जाता है और स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींके आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिशय होता है। ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं कि वह एलोपैथी का एविल, फिर सेट्रेजिन, फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स बहुत सारा ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग उनको बीमारी रहती है। फिर ऑट्रिन का वो नाक में ड्रॉप्स डालते हैं, फिर उसके बाद में विक्स इनहेलर लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ करते रहते हैं, हर समय छींकें आती रहती है, नाक से पानी बहता रहता है, और उनको ये बात कोई बताने वाला नहीं होता है कि ज़्यादा पानी पीना ही ये हेतु है। और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रहता है उनके, मतलब जो श्वास नलिका जो है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन रहता है, फ्रंटल साइनल, एथमोइड साइनल, मैक्सिलरी साइनस, ये सब में ना इन्फेक्शन रहता है। तो आयुर्वेद में तो ऐसा बताया है कि हम नस से लेना चाहिए, नासा ही शीर्षोद्वारम। नासा में अगर हमने नस से लिया, अब षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, फिर शिरो विरेचन की बहुत सारे तेल है, सरसों का तेल है, या फिर ज्योतिषमती तेल है, वचा तेल है, यह सबसे नस से लेंगे ना तो प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में और चित्रक हरितकी का अवलेह जो है वो रसायन के रूप में अगर ले लिया, पेशेंट को देखना है, और ये ना साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हरितकी है, चित्रक है, गुड़ है, इन सब से बना है। तो पहले हम चित्रक हरितकी में क्या क्या कंटेंट्स है, कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वो डिस्कस में करूंगा आप लोगों से। तो चित्रक हरितकी नासा रोगाधिकार में बताया है, श्वास रोगाधिकार में नहीं बताया, कास रोगाधिकार में नहीं बताया, राजयक्ष्मा में नहीं बताया। नासा रोगाधिकार, नाक से रिलेटेड जो बीमारियां रहती है उनसे, मतलब प्रतिशय हो गया, पीनस हो गया, उसमें ये ज़्यादा कार्यकारी रहती है, इसलिए नासा रोगाधिकार में बताया। अब ये बता रहे हैं कि चित्रकस्ताम्ल ताम्लक्याश्च गुडच्या दशमूलजं शतं शतं रसं दत्त्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात् शतं पचेत् घनीभूते फलद्वादशकं क्षिपेत् व्योस्त्रिजातयो शारात् पलार्धम् अमरे हनि प्रस्तार्धं मदनो दत्त्वा यथा यंत्रणः वृद्धे शयं कासं पिनसं सुदुस्तरं कृमिन् गुल्मोदावर्त पुनर्नाम श्वासन हंति सुदारुणान। इसका मतलब यह है कि गुड़ जो है वो 100 पल की मात्रा में गुड़ लेना है। यहाँ पर गुड़ का ज़्यादा महत्व है, चीनी भी ले सकते थे, लेकिन गुड़ इसलिए लिया है कि एक तो वो क्या करता है कि सारक रहता है, दूसरा ये गुण की वृद्धि करता है, और गुण से बना हुआ जो अवलेह है वह ज़्यादा गुणकारी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, इसलिए गुड़ 100 पल ले लेना है। फिर काढ़े बनाने के लिए, अब चित्रक खरीद के तो चित्रक का जरूरी है, तो चित्रक मूल ले लिया है, 50 पल की मात्रा में ले लिया है। उसके बाद में पानी प्रस्त 25 प्रस्त ले लिया है, और फिर उसको ना उबालना है, चित्रक और पानी को, चित्रक का काढ़ा बना बना के, और उसको ना 1/4 कर देना है। उसके बाद में आंवला का रस डालना है 100 पल की मात्रा में,
गुड़ूची का काढ़ा डालना है 100 पल की मात्रा में, दशमूल का काढ़ा डालना है, इन सबको मिला देना है और उबालते रहना है। चित्रा का क्वाथ पहले बना दिया और बाद में ये सब द्रव्य डाले। तो अभी हम लोग देखेंगे तो आंवला जो है आम्ल की रसायन भी है, और दूसरा क्या है कि पित्त का शमन करता है, और इसीलिए ना चित्रक का जो पित्त प्रकोपक प्रॉपर्टी है उसको सबसाइड करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आंवला डाला है, गुड़ूची डाला है। गुड़ूची रसायन द्रव्य भी है, वय स्थापन गण में भी आता है, आम्लकी भी वय स्थापन गण में आता है, मतलब आयु को बढ़ाता है, सेल्स को ना। वय स्थापन का मतलब है कि पूरा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ना यो टिकाए रखता है और रीजनरेट करता है। मतलब शिरते तो शरीरम, शरीर का जो डीजनरेटिव चेंजेस है उसको ये नया बना देता है, इसलिए वय स्थापन गण में इसको बताया। तो इसमें आंवला डाल दिया, गुड़ूची डाल दिया, ये न्यूट्रलाइज करेगा, पित्त का प्रकोप होने नहीं देगा, क्योंकि कटु कटु तीक्ष्ण है चित्रक। तो उस ज्यादा चित्रक लेने से आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, चित्रक आदि वट्टी ज्यादा कंटिन्यू लिया तो क्या होता है, नाक से खून आने लगता है, रक्त पित्त की संप्राप्ति जाने लगती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और हम अवलेह बना रहे हैं जो हर एज ग्रुप के बच्चों को, एज ग्रुप के लोगों के लिए उपयोगी रहे, गर्भिणी के लिए उपयोगी रहे, वृद्धों के लिए उपयोगी रहे, सुकुमार लोगों के लिए रहे, हर प्रकृति में देना चाहिए। इसलिए ऐसी योजना की कि गुड़ ले लिया 100 पल, और दूसरा चित्रक मूल का काढ़ा ले लिया, चित्रक मूल को बॉईल कर दिया, काढ़ा बनाने के बाद फिर आंवले का रस डाल, आंवले का ये रस डालना है, आंवले का फ्रेश स्वरस अगर बना के डाला जाए तो ज़्यादा फायदा करता है, या आंवले का चूर्ण का क्वाथ बना के फिर वो डालना है, या फिर दशमूल का काढ़ा, गुड़ूची का काढ़ा, ये सबको मिक्स करना है, और इसके बाद में सब एकत्र करके फिर गुड़ मिलाना है, बाद में गुड़ मिलाना है, और उसके बाद में 4 प्रस्त हरितकी का चूर्ण डालना है, और यह हरितकी का चूर्ण डाल डाल के इतना ऐसे गाढ़ा गाढ़ा करके अवलेह के फॉर्म में बन जाता है। तो इसका ना बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, उसमें कितना क्या डालती है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं किसी कंपनी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना कंपनियां बनाती हैं ये और हमारे पुणे में, महाराष्ट्र में सभी वैद्य लोग खुद भी बनाते हैं, जो खुद का बनाया रहता है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का रहता है। तो इसमें गुड़ डाल दिया और फिर ना पाक सिद्ध हो गया, तो कुछ ना प्रक्षेप द्रव्य डाल रहे हैं, तो उसमें क्या डाल रहे हैं, तो कटु तिक्त कषाय, कषाय रसात्मक, जैसे शुंठी डाल दिया, फिर मरीच डाल दिया, पिपली चूर्ण डाल दिया, मतलब त्रिकटु डाल दिया है इसमें। त्रिकटु जो है श्वास कास के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठतम दवाई बताया है। फिर दालचीनी डाल दिया, तेज पत्र डाल दिया और छोटी इलायची डाल दिया। यह तेज पत्र, दालचीनी, ये सब तो इसमें सीतोपलादी चूर्ण में भी डालते हैं, तालीसादी चूर्ण में भी डालते हैं, तो इसीलिए ना वहाँ मतलब इतना अच्छा दवाई यहाँ डाल दिया है। और ये सब करने के बाद ना ये सारे ना 2-2 पल की मात्रा में डालना है। उसके बाद में थोड़ा क्षार डाल दिया इन्होंने, यवक क्षार 4 तोला डाल दिया। तो क्षार जो रहता है ना वो कफ को आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति, मतलब जो क्षार जो रहता है ना उसका कार्य ही रहता है कि पहले क्लेदन क्लेदन करना है, जितना भी कफ जमा है उसको लिक्विफाई करना है, और फिर शोषण करना है, सुखा देना है, पूरी तरह से क्लीन कर देना है। जिस तरह से हम लोग साबुन के पानी में कपड़ा धोते हैं, तो मतलब डिटर्जेंट पाउडर में कपड़ा धोते हैं, तो आदो क्ले देती, झाग झाग होता है, आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, पूरी तरह से क्लीन करके सुखा देता है। उसी तरह से यहाँ कफ को निकालना है, इसलिए यवक्षार डाला है। यवक्षार भी ज्यादा नहीं डाला, 4 तोला की मात्रा में सफिशियंट है। अब इसमें क्या करना है कि जब ये सब बन जाए तो उसके बाद में शुद्ध जो शहद होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, जंगल बहुत ज्यादा रहते थे, और मतलब आबादी कम रहती थी, लोक संख्या कम रहती थी, और जंगल ज्यादा रहते थे, तो वो ओरिजिनल शहद लेके आते थे। और शहद जो था वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला शहद, मतलब वो रहता ही है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक शहद नहीं, वह लेके आते थे, और फिर क्या करते थे कि 1 प्रस्त के मात्रा में इसमें मिला देते थे। तो गुड़ का तो बना ही है, गुड़ का अवलेह बना ही है, उसमें शहद मिला दिया, और जो मधु है वह कफ शामक रहता है और एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छा रहता है, बॉडी को रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। और बहुत सारी वनस्पतियों को मधुमक्खियां ऐसे उनके फूलों में बैठती हैं और उनका रस निकाल के और बनाती हैं, तो बहुत सारी वनस्पतियों का इसका सार भाग रहता है, इसीलिए ना मधु को डाला है। और जो आचार्य थे वो बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक थे, उन लोगों को पता था, अभी उस सतयुग में वो लोग श्रेष्ठ थे, आज के ज़माने में आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसीलिए ना, और आप लोग कलयुग के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग अपने पे विश्वास करिए। तो ना ये चित्रक हरितकी में बनाते टाइम मधु डाल देना है, और वो भी कितना डालना है, तो 1 प्रस्त,
इतना मात्रा में अवलेह बना के और रख देना है। एक परस तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना डाल देना है। तो ये ना मधु वाला एक अवलेह हो गया, मधु और गुड़ से बनाया हुआ अवलेह हो गया। अब इसको क्या करना है कि जिस तरह से अग्नि है हम लोग का, अब कैसा है कि पहले के सतयुग में लोग ना, उस समय गाड़ी मोटर वगैरह इतने नहीं थे। लोग ना तपस्या करते थे, मेहनत करते थे, पशुपालन करते थे, खेती करते थे, सब अपने बल पे करते थे। उनकी हाइट भी अच्छी होती थी। जितना मेहनत करेंगे उतना अग्नि अच्छा रहता है, तो उस टाइम में ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता था। अभी कलयुग है तो कलयुग में सब चीज़ का मशीन है। हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, गैजेट है, कहीं जाना है तो कार है, उसके बाद में टू व्हीलर है, विमान है, ये सब है। तो शारीरिक वर्क कम हो गया है, मतलब फिजिकल वर्क उतना नहीं हो रहा है। तो अभी अग्नि मंद है लोगों की। अगर हम सतयुग और त्रेता और द्वापर युग से देखें, तो अभी इन्होंने ऐसा बोला है कि आधा तोला से 2 तोला, मतलब आधा तोला कितना हो गया, तो 25 ग्राम। 25 ग्राम से मतलब 25 ग्राम से 50 ग्राम तक मैक्सिमम दे सकते हैं अग्नि के हिसाब से। 1 चम्मच दें, 2 चम्मच दें, 3 4 चम्मच, वह पेशेंट के हिसाब से कितना सुटेबल होता रहे उसके लिए। ऐसा नहीं है कि चित्र खरीद के हमले खा लिया और वो पच ही नहीं रहा है, अजीर्ण हो रहा है, दिन भर उसके लिए बैठे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं, आप लोग, और ये ना रसायन काल में अगर दे दिया, सुबह पेशेंट उठे, ब्रश करे, और फिर उसके बाद नहा के और सुबह 2 चम्मच खा ले। या फिर जो मुस्लिम लोग हैं वो अभी रोज़ा रख रहे हैं, तो उस टाइम पे जब वो पहली नमाज जो होती है सुबह की, वह करके और 2 चम्मच खा ले, और फिर ये पच जाएगा, 9 10 बजे तक पच जाएगा। और ये पचने के बाद अपना कार्य करने लगेगा, रक्त में मिश्रित होकर, रक्त में, और फिर जाके सारे स्रोत से को खुलते जाएगा। क्योंकि चित्रक का प्रॉपर्टी है कि ये आम का पचन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, कफ को ये पतला कर देता है, कफ को सुखा देता है, कफ का शमन कर देता है, स्त्रोतस को खोल देता है। तो सांस लेने की बीमारी जो है वह ठीक हो जाती है, कास रोग वह ठीक हो जाता है। इसलिए ना इसको ना, अब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक डोज नहीं रखते हैं हर पेशेंट के लिए। अब पित्त प्रकृति वाला है और उसको हाइपर एसिडिटी है, तो उसको हम थोड़ा देंगे। कफ प्रकृति वाला है और उसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, तो 2 चम्मच या 4 चम्मच, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कितना वो ले सकता है। रसायन काल में दें और शाम के टाइम पे 3:30 से 5 बजे के बीच में, उस टाइम दे। या फिर आप लोग मॉडिफाई करिए, व्यानोदान काल में खाना खाने के बाद लीजिए, या निशा काल में दीजिए, या मुंह थोड़ा थोड़ा दीजिए। वह पेशेंट पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, तो हमें क्या दवाई देना है। अब इसके बाद में इसका सेवन करने से क्या क्या फायदा होता है, तो इसका सेवन करते हैं चित्रक हरित के अवले, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना जिनको खाना पचता ही नहीं है। भूख तो लगता है, लेकिन सुबह एक रोटी 2 रोटी खा लिया तो पूरा दिन ऐसे पेट भरा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है उतना, लेकिन पेट भरा भरा रहेगा। तो अग्नि जो मंद रह रहा है, तो उसमें चित्रक हरित के अवले नॉर्मल इंसान भी खा सकता है। इससे क्या क्या फायदा होगा, तो हरित की है, हरित की तो कितना रसायन द्रव्य, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। दूसरा आंवला है, वह भी रसायन है और वयस्थापन गण में है। गुड़ूची भी है, तो गुड़ूची आप लोगों को पता है कि कितना श्रेष्ठ रसायन है। रक्तवह स्त्रोतस को अच्छा करता है, यकृत के लिए अच्छा होता है, प्लीहा के लिए अच्छा होता है। गुड़ूची तो रसायन ही है, सभी धातुओं को अच्छा वृद्धि करता है। तो स्वस्थ लोग, आप लोग क्या करिए कि चित्रक हरित की अवलेह लेके आ जाइए। और आप लोग पूछते हैं ना कि हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या करें, तो आप चित्रक हरित की अवलेह लेके आ जाइए, और एक एक चम्मच सभी छोटे बच्चों को, अपने घर में माताओं बहनों को, सबको गिफ्ट दीजिए। जितना गिफ्ट देंगे आप लोग के, वो फैमिली मेंबर्स आप लोग के स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और दीर्घायुष्य को प्राप्त होंगे। आपको विशेष भी अच्छे मिलेंगे, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, और आपका प्रचार प्रसार भी होगा। जितने आप लोग गिफ्ट देंगे, हम लोग जो देते हैं ना उसका मिलता है। और ना निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए सोचिए। अगर कोई बाहर का पेशेंट है तो उससे आप पैसा लीजिए। और ऐसा है ना कि चिकित्सा नास्ति निष्फला, आप लोग देंगे ना तो सच में इसका फायदा होता है। पेशेंट लोग आपके गुणगान करेंगे। अभी दिल्ली नोएडा में देखेंगे, एनसीआर में कितना ज़्यादा कोरोना फैल गया है, सब जगह पूरे देश में हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो क्यों ना चित्रक हरित का अवलेह का प्रयोग कराया जाए और पेशेंट को बोला जाए कि आप लोग खाइए, इससे फायदा होगा, आप लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। आप लोगों को कोरोना से प्रिवेंशन हम लोग करा रहे हैं, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगे। कोरोना आएगा भी, अब वो एक तरह से राक्षस ही है, जो वायरस के रूप में बन के छोटे छोटे और बॉडी में एंटर कर रहा है। तो हमारा जो शरीर है उसको हम स्ट्रांग कर देंगे, तो वायरस आएगा भी तो भाग जाएगा उसको, क्योंकि बॉडी के सेल्स इतने स्ट्रांग होंगे। तो इसीलिए ना यह अग्नि की वृद्धि करता है। जब तक अग्नि की वृद्धि है तो ज्वर नहीं आएगा, श्वास का प्रतिशय ये सब नहीं होगा, कोविड के कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे उसमें। उसके बाद में क्षय रोग जब रहता है, मतलब धातुओं का क्षय, राज्यक्षमा जैसी व्याधि है जिसमें अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसका क्षय होना, मतलब खाया नहीं जा रहा है, 20 20 दिन तक बुखार है, लोग वेंटिलेटर पे सोए हैं,
वेंटिलेटर लगाए हैं, ऑक्सीजन लेवल का वो बस मशीन से देख रहे हैं कि सेचुरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, फिर डी डाइमर टेस्ट कराते हैं, दूसरे दूसरे टेस्ट कराते हैं। तो वो मशीन बस वैल्यू बता रहा है। वो चिकित्सा क्या दे रहे हैं, तो एंटीवायरल दवाएं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। कोई भी रसायन जो आयुर्वेद का स्पेशलिटी है, वह कोई रसायन नहीं देता है। और यह रसायन ऐसा ही नहीं है कि केवल लंग्स को स्ट्रांग कर दिया बस हो गया, या अग्नि को अच्छा कर रहा है। धातुओं को बल दे रहा है, रसायन का कार्य कर रहा है, धातुओं को बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं ना, जो लोगों को बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, मतलब कोविड हो या ना हो, कोई भी कंडीशन में जिसको वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है, चित्रा खरीद के अवले 2-2 चम्मच सुबह शाम खिलाइए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद में कास है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है उनको, और खांसी रुक नहीं रही है, बार बार खांसी आ रही है, बहुत सारे कफ सिरप पीने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको चित्र खरीद के अवले खिलाने में क्या प्रॉब्लम है, उनको खिलाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और दूसरा है हरित की है, तो पेट भी अच्छे से साफ होगा, या अनुलोमन द्रव्य भी है हरित की, और बाकी चित्रक भी अनुलोमन है। तो इससे क्या होगा ना, और गुड़ भी सारक है, पेट साफ करता है, तो भूख भी लग रही है, खाना पच भी रहा है, और उसके बाद में पेट भी साफ हो रहा है, और बल की भी वृद्धि हो रही है, श्वास का प्रतिशय नहीं हो रहा है, जिनको हुआ है वह भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए ना ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ दवाई है। और मुझे ना आयुष दर्पण के जो फाउंडर हैं वैद्य नवीन जोशी सर, उन्होंने कहा कि आप ना चित्रा खरीद की ही पढ़ाइए, जो ज़्यादा उपयोगी है अवलेह फॉर्म में। दूसरा अवलेह मैंने अभी नहीं पढ़ा है कोविड के टाइम पे, मैं अभी ये खासकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका उपयोग हो रहा है, मैं अपने प्रैक्टिस में भी कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पुणे में देखा है कि वैद्य लोग कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को कर रहे हैं ना, उनको जल्दी रिकवरी होने में फायदा हो रहा है। तो आप लोग को भी मैं अपील करता हूँ कि चित्रा खरीदकी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि क्या है कि आप ना अभी जैसे आईसीयू में पेशेंट है, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में ऐसे डिस्कस करते हैं कि ज्वर है तो जयमंगल रस दे दीजिए, श्वासकाश है तो महालक्ष्मी विलास, फिर उसके बाद में श्वासकाश चिंतामणि, अगर कम ये है सांस लेने में तकलीफ रही तो समीर पन्ना, या ज़्यादा है तो रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर, ये सब हम लोग डिस्कस, कर्पूरादि चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, आरोग्यवर्धनी, ऐसे बहुत सारा हम डिस्कस करते हैं, त्रैलोक की चिंतामणि रस, ये सब दे दीजिए। ये सब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में स्वर्ण कल्प देने के लिए बोला है। नॉर्मल अवस्था में जब, और पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा, अभी इतना हॉस्पिटल का भी खर्चा हो रहा है, बेड भी नहीं मिल रहा है, इतना हाहाकार मचा है, तो क्यों ना चित्रा खरीद के अवले, एक तो अफोर्डेबल भी है, और मीठा भी है, खाने में टेस्टी भी है, गुड़ से बनाया हुआ है, और बहुत टेस्टी है, तो 2-2 चम्मच अगर खाएंगे लोग तो क्या प्रॉब्लम है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मतलब चित्रक उष्ण है, लेकिन उसको सबसाइड करने के लिए, उष्णता को बैलेंस करने के लिए हरितकी डाला है, जो पित्त का शमन करता है, फिर उसमें आमलकी, गुड़ूची, इन सब से डाला हुआ है, और इतना टेस्टी रहता है चित्र खरीद के अवले। आप लोग एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा, और बोलेंगे, पेशेंट मांग मांग के खाएंगे कि हमें और खाना है और खाना है। उनको आदत डालिए, अगर आदत पड़ेगी ना आयुर्वेद की, तो वो लोग एलोपैथी के डॉक्टर पास जाएंगे नहीं। एलोपैथी के पास जाने में प्रॉब्लम नहीं है, एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। और वो लोग क्या दुष्प्रचार करें कि नींबू का रस डाला, म्यूकोजल मेम्ब्रेन का सिट्रिक एसिड से ये हो गया, पेशेंट की डेथ हो गई, नॉर्मल डेथ भी हो रही है, तो आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। और ये सब ना आयुर्वेद के डॉक्टर्स को ऐसे शंका में डालता है कि हम नींबू के स्वरस का नस से डालें कि नहीं डालें, नस से तो बताया गया है, और खट्टा डालना है कि नहीं डालना है, ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति है। इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग ये बात पे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद रुक जाइए, फिर हम लोग करेंगे कि नींबू का रस कैसा है कैसा नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। तो ना हम अभी चित्राखरित पे कंसंट्रेट करते हैं। तो चित्राखरित की है ना, पीनस में भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, जो 10-10 20-20 साल तक रहता है, बार बार उनको ना पेशेंट को तकलीफ रहती है, सेट्रिजिन या एविल खा के ही रहना पड़ता है, अगर वो नहीं खाएंगे तो उनको फिर से प्रतिशय हो जाएगा। और छींकना तो कितना गलत लगता है कि आप ऑफिस में गए हैं और बार बार छींके आ रही है, तो लोग ना आपसे दूर दूर रहेंगे, उससे आपका काम में एफिशिएंसी में भी प्रॉब्लम होती है, आंखों पर भी असर होता है कि बार बार ना छींक रहे हैं, काम भी नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं पेशेंट। तो या एलर्जिक जो साइनोसाइटिस हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स की वजह से, या किसी किसी को अगरबत्ती का स्मेल नहीं बर्दाश्त होता, किसी को तड़का जो छौंक लगाते हैं, घर में छौंक लगा, वहाँ छौंक लग रहा है किचन में, और यहाँ उनको सर्दी खांसी होने लगता है, मतलब ये प्रॉब्लम रहती है। या दही खाने से बढ़ जाता है, या बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है, कोई परफ्यूम की वजह से, कोई डिओड्रेंट लगाने की वजह से भी स्नीजिंग होने लगती है, ये सब एलर्जी रहती है अलग अलग। एलोपैथी साइंस में इसके बारे में बहुत सारे विस्तार से बताते हैं कि ये चीज़ की एलर्जी है, वो एलर्जी है, ये है वो है, ऐसा बताते हैं। तो ये सारा कंडीशन पीनस के अंडर में आता है।
और सर्दी प्रतिशय के अंडर में आता है। तो इसीलिए ना इसका प्रयोग चित्रहरितकी का प्रयोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस मतलब जीर्ण प्रतिशय और पीनस में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कृमि रोग है, पेट में कीड़े पड़े हैं और छोटे बच्चों को हमें दवाइयाँ देनी है, तो वो बच्चे जो है ना वो गोली देंगे तो भागते हैं, या बड़े लोग भी है ना वो गोली खाना, क्योंकि कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस कुछ लोगों को ना पसंद नहीं आता, उसका स्मेल नहीं पसंद आता, और बच्चे तो बहुत मुश्किल से खाते हैं, उनको शहद के साथ देना पड़ता है। तो क्यों ना चित्रा खरीद की अवले दिया जाए जो बच्चे खा भी सकें, उनको टेस्टी भी लगे। अभी क्या है ना कि बच्चों को ना कुछ टेस्टी चीज़ बना के दिया तो वो लोग खाते हैं। चित्रा खरीद के अवले में आप लोग जो कंपनी का लेंगे उसमें कितना शहद डाला है मुझे नहीं पता, उसमें चीनी डाले कि क्या डाला है, अगर जैसा भी आ रहा है आपके पास चित्रा खरीद के अवले उसमें शहद में मिक्स करके और फिर खिलाने को बोलिए, क्योंकि ग्रंथों में बताया है कि शहद डालना है, इसमें ना एक ब्रश शहद डालना है, तो इसलिए ना शहद के साथ आप चित्रकृति का अवले बच्चों को दीजिए, बूढ़े लोगों को दीजिए, वृद्ध लोगों को दीजिए, और स्त्रियों को भी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, सुतिका अवस्था में दे सकते हैं, हर बच्चे को। और लेहन भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना जिनको कफ कफ दुष्ट स्तन्य आ रहे हैं, जिनकी माताओं को जो कफ वर्धक आहार विहार कर रही हैं, उनका जो दूध आता है ना उसमें कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, और उसकी वजह से छोटे बच्चों को भी नाक से पानी आता है, छींकें आती हैं। उनको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा उंगली में लेके चित्रघृत के अवले में शहद मिला के और चटाना है, लेहन कर्मक जैसा चटाना है, तो उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर बच्चे को स्वर्ण प्राशन करें, अगर स्वर्ण का पैसा है स्वर्ण प्राशन कराने का तो बहुत अच्छी बात है, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है ही, इम्यूनिटी बढ़ाता ही है। लेकिन चित्रघृत के अवले अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब इंसान ले सकते हैं, इतना महंगा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा दवाई है। तो इसलिए कृमि रोग इसको लेने से ना कृमि अपने आप मर जाते हैं और निकल जाते हैं। और तो कोई हमें कृमिग्न दवाई ही देना है या कृमिग्न बस मतलब तेल का बस्ती ही देना है, जैसे करंज तेल, निम्बादी तेल वही देना है, यह जरूरी नहीं है। चित्राघृत के अवलेह दे दिया तो भी कृमि का नाश हो जाता है। फिर गुल्म रोग है जिसमें वायुगोला रहता है, वायु प्रकोपित रहता है, अग्निमांद्य रहता है, स्त्रोतोरोध रहता है, और पेरिटोनियम और स्किन के बीच में ऐसे वायुगोला ऐसे घूमते रहता है, तो उसमें भी वातज पित्तज कफज पित्त में भी दे सकते हैं मेन, क्योंकि स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति रहती है, स्त्रोतस अवरुद्ध रहते हैं, तो वहां पर स्त्रोतस को खोलना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये वायु का अनुलोमन करने के लिए हरितकी डाला हुआ है, फिर उसके बाद में आमलकी है वो भी अनुलोमन करता है, उसके बाद में गुड़ुची डाला है, ये सब क्या करता है संप्राप्ति को भंग करता है, यवक्षार डाला है, यह संघात जो भी है उसको ये आदो क्ले देती पश्चात विशेष विशोषेती। सॉरी यहाँ पर लाइट चला गया लेकिन मैं ये कंप्लीट करूंगा। तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, फिर जीर्ण ज्वर में अच्छा काम करता है, कास में अच्छा काम करता है, अर्श में काम करता है, तो और जो भी ये श्वास कास की व्याधि है ना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं ना आप लोग का कमेंट देख लेता हूँ, यहाँ पुणे में क्या है लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोगों को ना क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है, मुझे जो लैपटॉप का लाइट आ रहा है उससे ही मैं देख रहा हूँ। मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं चित्रा घरती पे कभी बाद में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे ना नोट्स से थोड़ा थोड़ा हिंट लेना पड़ता है, फिर मुझे बोलने में इजी जाता है। डॉक्टर सुषमा बोरकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवीन उपाध्याय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विक्रम जी नमस्कार फ्रॉम ए फेलो स्टूडेंट ऑफ वेदराज जमदग्नि। थैंक यू, आप आए बहुत अच्छा लगा हमें। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, आप ना डॉक्टर अरविंद जी आप ना क्या करिए, सभी लोगों को चित्रघृत के अवलेह खिलाइए, आप रसायन के रूप में सभी लोगों को खिलाइए, जिनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है या पोस्ट कोविड के पेशेंट है हर पेशेंट को खिलाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैम नमस्ते प्रणाम आपको। यहाँ लाइट चला गया है इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पावर फेलियर है। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रतीक रॉय जी नमस्ते थैंक यू। डॉक्टर नितेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बीरमती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय सावंत जी गुड इवनिंग आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी ये बोल रही हैं कि कैन वी यूज इट फॉर आम पाचन।
जरूर यूज करना है। आम पाचन करता है, अग्नि बढ़ाता है, अनुलोमन करता है। आम पाचन के लिए आप लोग जरूरी नहीं है कि हिंगवाष्टक चूर्ण ही दे रहे हैं, या फिर अपना ये भास्कर लवन चूर्ण दे रहे हैं, लहसुनादि वटी दे रहे हैं। आम पाचन के लिए इसका यूज करने से फायदा होता है। खाने में भी पैलेटेबल है, बहुत इजी है, अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर अंकित जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आई यूज चित्र खरीद की, एक्सीलेंट रिजल्ट इन तमक श्वास कास। सच में इसका फायदा होता है और बहुत ही सस्ता दवाई है, बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर उमा रानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिप्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कैन वी यूज इन लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। 100% इसका यूज करेंगे ना तो जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है वह ठीक हो जाता है, खाने का स्मेल आने लगता है। मतलब जो ये नासिका है उसमें जो अवरोध हुआ है, जो मतलब ऑडिट ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है उसका कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर ना स्त्रोतोरोध हुआ है, तो उसको खोलना है और स्टिमुलेट करना है। तो चित्रा खरीद की से लॉस ऑफ स्मेल अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। साथ में और अच्छा करना है तो वहां पे रुक्षता बढ़ी हुई है, वायु का प्रकोप हुआ है, इसीलिए लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हुआ है। तो रुक्षता को कम करने के लिए घृत पान का प्रयोग कराइए, और दूसरा ना नस से दीजिए, जैसे घी का नस से दे दीजिए, या फिर चित्रा खरीदकी का, सॉरी बोलने में गलत हो गया, वचा तेल का, जो संज्ञा स्थापन गण की दवाई है, वचा तेल का, सरसों के तेल का, या ज्योतिषमती तेल का, षड बिंदु तेल का, अणु तेल का, ये सब तेल बहुत सारे, पंचेंद्रिय वर्धन तेल, कोई भी तेल का नस से दे दीजिए, उससे स्नेहन भी होगा और ऑल्फैक्टरी नर्व को ताकत आएगी। और दूसरा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को भी ताकत आएगी। चित्र खरीद के अवलेह का प्रयोग कर दिया तो यह अग्नि को भी बढ़ाएगा, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति भी ठीक करेगा। पेशेंट का अरुचि है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, अभी लॉस ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, अरुचि है, अरोचक है, कफ क्लेदक कफ विकृत है, अग्नि मंद है, इसलिए लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है। तो यहाँ अग्नि को बढ़ा दिया तो इससे फायदा होगा, इसलिए ना चित्रक हरितकी का प्रयोग 2-2 चम्मच करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सविता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दूसरा, नए प्रतिशय में दे सकते हैं जिसमें म्यूकस कम रहता है बट नॉसल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। 100% दीजिए, क्रॉनिक में भी दीजिए और नए वाले में भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप जो बता रही है ना सविता जी, बहुत अच्छा बता रही हैं। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जाटव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर इसे रसायन के रूप में लंबे समय तक ले सकते हैं। 100% ले सकते हैं। मेरे यहाँ पुणे में एक सर हैं जिनको ना ये जीर्ण प्रतिशय था, और वो भी बहुत क्रॉनिक था, मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं लेकिन वो अपना इलाज नहीं करते थे, दुनिया का इलाज करते थे। तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया कि मैंने चित्रघृत का सेवन 7 साल किया, कंटिन्यू किया। 7 साल के बाद, और उनका मतलब वेगों का धारण करना, अत्यंबुपान खुद का करते थे, मतलब वैद्य होके भी नहीं करते थे। जब उन्होंने सब परहेज पाला और चित्रकारिता का सेवन किया 7 साल, तब उनका जो ये था बचपन, क्रॉनिक साइनोसाइटिस था, पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इसको लंबे समय से भी दे दिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम। लेकिन ना जो भी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ डॉक्टर के सुपरविजन में ही लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, अब जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो भी मेरा सुनते हैं, तो ऐसे ही कोई दवाई मत ले लीजिए, डॉक्टर की सलाह से लीजिए। क्योंकि जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं वो आपका अग्नि देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, बल देखेंगे, कोष्ठ देखेंगे, कोष्ठ के हिसाब से इसका डोज मॉडिफाई करना पड़ता है। डॉक्टर पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं कि प्लीज क्लियर द डाउट ऑफ लेमन जूस नस्य। या अभी हम इंटरेक्टिव सेशन में आ रहे हैं ना, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अखिलेश सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी, पित्त प्रकृति के पेशेंट में कैसे यूज करें। पित्त प्रकृति के पेशेंट के लिए भी बनाया गया है, मैंने शुरुआत में कहा कि इसका डोज जो है ना ये इस तरह से बनाया कि इसमें गुडूची डाला हुआ है, आमलकी डाला है, हरितकी डाला है। चित्रकादिवटी का साइड इफेक्ट होता है क्योंकि उसमें शार्ब होता है, और चित्रक डाला हुआ है, उसमें साइड इफेक्ट होता है। पित्त पित्त प्रकृति वालों को वर्ज्य बोला है कि चित्रक आदि वटी नहीं देना है। लेकिन ये चित्रक हरितकी के लिए ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसमें कंटेंट्स देखिए, गुड़ डाला हुआ है, फिर उसके बाद में हरितकी डाला है, आंवला डाला है, और फिर गुड़ूची डाला हुआ है। तो ये पित्त प्रकृति वालों के लिए भी, अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जीर्ण, काश, श्वास प्रतिशय, पीनस ऐसे सब हो रहे हैं ना, अग्निमान्य, तो दे सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला जी पूछ रही हैं चित्रक हरितकी का रेफरेंस। तो चित्रघृत का रेफरेंस है भैषज्य रत्नावली, नासा रोगाधिकार। नासा रोगाधिकार में देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं कि कैन यू शेयर हाउ टू राइट द यूजेस ऑफ डिफरेंट कल्पाज एज नोट्स। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। आप लोगों को ना पहले ये देखना है कि उसमें कंटेंट्स क्या क्या है।
मेडिसिन के। फिर ग्रंथाधार क्या है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ शारंगधर में है, कुछ भैषज रत्नावली में है, कुछ चरक में है, कुछ वाग्भट में है, कुछ सुश्रुत में है। तो ग्रंथाधार लेना है, मतलब कौन से ग्रंथ का आधार लेके लिया है। फिर उसके बाद में कंटेंट्स जो हैं उसमें आप लोग देखिए कि चित्र का रसवीर विपाक क्या है, दूसरे का क्या है, वो रसवीर विपाक लिखना बहुत जरूरी है हमें। और प्रभाव, क्योंकि ना हमें उससे समझ आता है। अपना नोट्स अपनी पढ़ाई जरूर करना है सबको, ऐसे पके पकाए फॉर्मूला बेस्ड ऐसे मत करिए। तो रस वीर्य विपाक प्रभाव ये देखिए कौन कौन से स्रोतस में कार्य होता है, ऐसे वनस्पतियों का ये करिए। उसके बाद में वो जो मेडिसिन बन जाता है तो उसका फल श्रुति देखिए कि कौन कौन से रोगाधिकार में, जैसे इसमें बताया कि श्वास कास प्रतिशय पीनस अग्निमांद्यता कृमि रोग इन सब में काम करता है। फिर ऐसा आप अपना नोट्स बना लेंगे ना और उसको रोज पढ़िए, तो उससे क्या होगा, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो ये एकदम क्लिक होता है कि ऐसा दवाई हमने पढ़ा है, ये दवाई अब ये अवस्था में देना है। हर पेशेंट को आप बोलेंगे, कोविड के पेशेंट को, हर पेशेंट को बोलेंगे कि सबको त्रैलोक की चिंतामणि, जय मंगल रस, हेमगर पोटली, रस सिंदूर, समीर पन्ना, ये सब दवाइयाँ हर पेशेंट को देंगे। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कोई पेशेंट के पास पैसा है कोई नहीं है। हर पेशेंट भस्म लेगा कि नहीं लेगा। अभी दूसरा क्या है कि ये बहुत सारे हैवी मेटल्स की दवाइयाँ हैं, उस पर भी डाउट आते हैं लोगों को कि हैवी मेटल्स किडनी को डैमेज कर सकती हैं। वो पेशेंट को हम भले अच्छा चीज़ दे रहे हैं लेकिन वो लेते नहीं है, उनको अगर कंटेंट्स पता चल गया, क्योंकि ब्रेन वॉश किया गया है कि ये हैवी मेटल्स है, किडनी को लीवर को डैमेज करता है। तो ठीक है ना, हमारे पास उसके अलावा भी पारागंधक की दवाइयों के अलावा भी चित्रघरित के अवलेह है ना, हम ये क्यों नहीं दे सकते हैं। पूरा हर्बल है, कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जो हैवी मेटल्स रहे या पेशेंट को तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी बोल रही है नेजल पॉलिप में, अब क्या है ना कि चरक संहिता में ऐसा बताया कि अर्श व्याधि जो रहती है, गुदांकुर में अगर गुदा में रहेगा तो वो भी अर्श रहता है, नाक में रहेगा तो वो भी अर्श रहता है। तो नेजल पॉलिप भी नाक का अर्श है, नासार्श है, उसमें भी देने से चित्रखरितकी से फायदा होता है। यह नीचे के गुद मार के योनि मार के अगर अर्श को सुखा देता है। अग्निमांद्य, अभी अर्श में कैसा संप्राप्ति है वो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें अग्निमांद्यता रहती है, मल संचिति रहती है, और रेक्टल वेन डायलेट होके बाहर आ जाता है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और वो बाहर आता है, वो अर्श रहता है। अब नेजल पॉलिप रहता है तो यहाँ की जो वेन रहती है वो भी डायलेट होके बाहर आ जाती है। तो नेजल पॉलिप में इसका देने से फायदा होता है, अग्नि को बढ़ा देता है, अनुलोमन करता है, पेट साफ हो रहा है, अग्नि अच्छी हो रही है, तो अपने आप वो पॉलिप सूख जाता है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। चित्रक हरितकी में हरितकी डाला हुआ है, बहुत अच्छा दवाई है। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि आम बात में कफज ग्रहणी में दे सकते हैं, 100% दीजिए। आम बात में आम का पचन करेगा। और वायु का गुण क्या है, शीत है, तो यह क्या करेगा कि रुक्ष है, उष्ण है, और वायु का गुण क्या है तो रुक्ष है। यहाँ पर हम लोग चित्रक हरित के अवलेह को घृत के साथ दे सकते हैं। पहले आमावस्था में तो नहीं देना है घृत, जब निरामावस्था आ जाए तब घृत के साथ दे सकते हैं। कफज ग्रहणी में भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। कफज मतलब कफ का प्रकोप होने से ग्रहणी कला दूषित हुई है, ग्रहणी कला का म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, विलाइज है, वो डैमेज हुए हैं। तो उसकी वजह से मुहर बद्धम मुहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, उसमें कफ का ज्यादा सिम्टम दिख रहा है। वैसे कंडीशन में चित्रखरित की अवलेह दे दिया, कफज ग्रहणी में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी में आंसर है कि फायदा होता है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने दिया है, अपने 19 ईयर्स के प्रैक्टिस में दिया है। अपने सर के पास मैं 12 साल से देख रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिशनर होके भी सर के पास कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ कि सर देते हैं, तो मैं देखा भी हूँ, मतलब प्रैक्टिकल देखा भी हूँ, किया भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रयोग करिए, कफज ग्रहणी में आम बात में करिए। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि कफज और वातज अर्श दोनों में दे सकते हैं, हर तरह के अर्श में देने के लिए बोला है। मीनल गुप्ता जी बोल रही हैं कि योर डेडिकेशन इज एक्सीलेंट, लाइट इज नॉट देयर ओवर देन यू आर टेकिंग क्लास। एक तो यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी नहीं है, और ये पूरा पूना में एक साथ पावर फेलियर हो जाता है यहाँ पर। और क्या है, लॉकडाउन है, तो हम लोग अगर फ़ोन करें ना एमएससीबी को, यहाँ की जो कंपनी है, वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं यहाँ, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें वेट ही करना पड़ेगा। डॉक्टर पंकज शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी बोल रहे हैं कि डीएनएस नासा विरोध में दे सकते हैं। अभी डेजल डेविएटेड नेजल सेप्टम है जो है डीएनएस, उसमें जो नेजल सेप्टम है वो बहुत कमजोर हुआ रहता है, तो उसको ताकत देने के लिए अगर हमने अस्थि पे काम किया, क्योंकि जो सेप्टम बना है स्नायु और कंडरा, यह जो है ऐसे तो बताया कि रक्त रक्त के ये जो बताए रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनी है, और खर पाक से कंडरा और स्नायु बना है। लेकिन जो सेप्टम है ये किससे बना है, अस्थि धातु की वजह से, अस्थि धातु की वजह अस्थि धातु से बना है ये।
तो यहाँ पर लाक्षादी गुगुल दे दिया और साथ में चित्रक हरितकी दे दिया। चित्रक हरितकी देने से जो शवथू हो रहा है या फिर सर्दी हो रही है वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू देना पड़ता है, नस से देना पड़ता है डीएनएस में, और लाक्षादी गुगुल देना पड़ता है। बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट को कभी सर्दी हो गई भी नहीं अगर आपने लाक्षादी गुगुल नहीं दिया और ये डेविएटेड है और आपने चित्रक हरितकी अवलेह दिया, उसका ना सर्दी खांसी होगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। और ये रसायन के रूप में ज़्यादा दिन तक भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं कि नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। कैलाश जी बोल रहे हैं कि विदग्धा जीर्ण की अवस्था में क्या करना है सर। विदग्धा जीर्ण, अब तीन अजीर्ण होते हैं, आमाजीर्ण होता है, विदग्धा जीर्ण होता है, विष्टब्धा जीर्ण। विदग्धा जीर्ण होता है वो अम्ल अवस्था पाक जो रहता है, द्वितीय अवस्था पाक, वो अगर खराब हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। तो विदग्धा जीर्ण में हमें या तो लंघन कराना, हर अजीर्ण में लंघन कराना जरूरी है। और पित्त शामक चिकित्सा, तो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का, जैसे करेले का या पटोल का, नीम का, ऐसे अपना यूश बनाइए, मतलब दाल का पानी बनाइए और उसमें ये तिक्त रस थोड़ा सा डाल दीजिए, करेले का रस डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, लंघन करा के सूप भी जाते रहेगा। और मेडिसिन जो देंगे वह भी पित्त शामक, जैसे सुत शेखर रस दे दिया, अपने प्रवाल पंचामृत दे दिया, प्रवाल पिष्टी दे दिया, शंख भस्म दे दिया, कामदूधा दे दिया। ये सब अवस्था में देंगे और लंघन कराना है। अजीर्ण अपने आप पच जाएगा, आम पचेगा अपने आप। जो शुक्त पाक है पित्त का वह ठीक हो जाएगा, पेशेंट को रिलैक्स हो जाएगा, भूख लग जाएगी। इसमें अजीर्ण में मेन लंघन करना है। और नहीं तो षडंगोदक देना है, मुस्ताक परपट कोशी रह चंद्रोदिच्य नागरही। अब नागर जो है वह मतलब विदग्धा जीर्ण में, उसके बदले शुंठी को हटा दीजिए और गुड़ूची डाल दीजिए। मुस्ताक परपट कोशी रह चंद्रोदिच्य और गुड़ूची डाल देंगे ना, तो उससे बहुत अच्छा हो। या चंदन का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ऐसा षडंगोदक दे दीजिए और पेशेंट को लंघन कराइए, तो आम का पचन भी होगा। मुस्ता पर मुस्ता जो है ना वो आम का पचन करता है, और जितने भी है सब पित्त शामक द्रव्य है, तो इसीलिए ना वो देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर नवदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी क्या है, मैं मुझे पढ़ाना तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसीलिए ना अभी बंद करता हूँ लेक्चर। हम लोग ना अभी 8 बजे मिलेंगे, डॉक्टर ओझा सर का लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग मिलिए और वहाँ हम लोग मिलते हैं। मैं अभी का लेक्चर अभी समाप्त करता हूँ। चित्रा खरीद की पे मैं बाद में कभी अच्छे से और पढ़ाऊंगा। प्रणाम नमस्ते आप लोगों को।